नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मोदी जी ने वोट चोरी कर जीता चुनाव, पेश करेंगे हाइड्रोजन बम सबूत, राहुल गांधी का दावा। दिशा पाटनी के शूटर योगी का प्रहार, बोले मारीच की तरह घुसा था यूपी में। वर्सोवा बीच पर स्वच्छता अभियान, मंत्री नीतीश राणे ने संभाली कमान। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य बनी बागी, आरजेडी के सभी सोशल अकाउंट्स किए अनफॉलो। और विमान हादसे में ग्रैमी विनर सॉन्ग राइटर ब्रेट जेम्स का निधन। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। वायनाड में उन्होंने कहा है कि उनके पास हाइड्रोजन बम जैसे सबूत हैं जो पूरी सच्चाई को सामने रख देंगे। राहुल ने दावा किया है कि ये सबूत चुनाव में धांधली और सत्ता हथियाने की साजिश को उजागर करेंगे। उन्होंने कहा कि बिना सबूत के कुछ नहीं बोलते और उनके पास 100% जानकारी है। इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महादेवपुरा और आलंद विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची से नाम जोड़ने और हटाने के मामले उठाए थे। राहुल का कहना है कि अब ऐसे प्रमाण पेश किए जाएंगे कि देश का कोई नागरिक इस पर शक नहीं करेगा। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और उनके खिलाफ कर्नाटक में सीआईडी जांच चल रही है। आरोप है कि आलंद विधानसभा क्षेत्र से 6000 मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए। राहुल ने कहा कि सीआईडी ने वोट चोरी में इस्तेमाल मोबाइल नंबरों की जानकारी मांगी है और जांच सीधे चुनाव आयोग प्रमुख तक पहुंच चुकी है। उनका कहना है कि ये आरोप केवल उनका बयान नहीं बल्कि तथ्य हैं। राहुल ने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले के बाद यूपी पुलिस की सख्ती ने अपराधियों की कमर तोड़ दी है। गोल्डी बराड गैंग के 2 शूटरों को पुलिस ने एनकाउंटर में दबोचा। गोली लगते ही बदमाश जमीन पर तड़पता रहा और माफी मांगने लगा। कहा कि अब कभी बाबा के यूपी नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुठभेड़ को लेकर बड़ा बयान दिया है। लखनऊ में सीएम ने कहा कि महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाला हर अपराधी यूपी छोड़कर बाहर जाएगा। उन्होंने शूटर की तुलना रामायण के राक्षस मारीच से की। बोले कि वो छद्म वेश में यूपी में घुसा था, लेकिन पुलिस की गोली लगते ही सच बाहर आ गया। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि शूटर रामनिवास और उसका साथी अनिल गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से हथियार बरामद हुए हैं और दोनों पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा। इस पूरे मामले में पुलिस अब तक 6 अपराधियों को पकड़ चुकी है। यह एनकाउंटर से बदमाशों को चेतावनी नहीं बल्कि साफ संदेश है कि यूपी में महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों की जगह सलाखों के पीछे या फिर पुलिस की गोली है। को एक संदेश दे दिया है। आपने कल देखा होगा, महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसकी शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी। आज विश्व समुद्र तट स्वच्छता दिवस के मौके पर मुंबई के वर्सोवा वेसावे बीच पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। समुद्र मेरा मैं समुद्र का नाम से आयोजित इस मुहिम में महाराष्ट्र के मत्स्य व्यवसाय और बंदरगाह विकास मंत्री नीतीश राणे ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने साफ संदेश दिया कि मछुआरों का जीवन समुद्र से जुड़ा है। ऐसे में समुद्र को कचरे और प्लास्टिक से मुक्त रखना हर किसी की जिम्मेदारी है। नीतीश राणे ने प्लास्टिक मुक्त कोलीवाड़े का ऐलान करते हुए कहा है कि जब समुद्र में प्लास्टिक, पिशवियां, बोतलें और कचरा फेंका जाता है तो वहां मछलियों के साथ जाल में फंसकर बाहर आता है। इससे मत्स्य उत्पादन घटता है और समुद्र किनारे गंदगी का साम्राज्य फैलता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि समुद्र को अपने घर की तरह समझकर उसकी स्वच्छता बनाए रखें। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अब पार्टी और परिवार के खिलाफ बागी तेवर में दिखाई दे रही है। बीते दिनों बिहार अधिकार यात्रा के दौरान रोहिणी ने अपने भाई तेजस्वी यादव की सीट पर संजय यादव के बैठने पर सवाल उठाए थे।
इस सवाल ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोलिंग का सामना करवा दिया। शुक्रवार को रोहिणी ने 2 पोस्ट साझा करते हुए लिखा, आत्मसम्मान सर्वोपरि है, और अब उन्होंने आरजेडी के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिया है। रोहिणी वही बेटी है जिन्होंने कुछ साल पहले अपनी किडनी देकर अपने पिता को नया जीवन दिया था। परिवार और राजनीति दोनों में उनका ये कदम कई सवाल खड़े कर रहा है। कुछ ही महीने पहले लालू परिवार की लड़ाई में तेज प्रताप यादव को पार्टी और घर दोनों से बाहर किया गया था। अब रोहिणी के बागी तेवर ने परिवार और पार्टी की समीकरणों में एक नया मोड़ ला दिया है। आगे देखना होगा कि क्या रोहिणी का ये कदम सिर्फ व्यक्तिगत नाराजगी है या फिर आरजेडी के अंदरूनी राजनीति में बड़े बदलाव की शुरुआत है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शनिवार को एक कार्यक्रम में शिक्षकों को छात्रों में तर्क संगत सोच और नागरिक भावना विकसित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि छात्रों कैसे और क्यों जैसे सवाल पूछने के लिए प्रेरित करें ताकि उनका दृष्टिकोण व्यापक हो। शिक्षकों को जातिवाद और लैंगिक भेदभाव जैसी सोच को विद्यार्थियों में पनपने से रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को खुद भी रोल मॉडल बनना चाहिए और सामाजिक न्याय व समानता का महत्व सिखाना चाहिए। सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार और छात्रों को विदेश भ्रमण जैसे प्रयासों को भी उन्होंने सराहा। स्टालिन ने कहा कि अब सरकारी स्कूल जाने वाले छात्र भी गर्व का प्रतीक बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री नाश्ता योजना और उच्च शिक्षा के लिए दी जा रही 1,000 रुपये मासिक सहायता का जिक्र किया। उन्होंने शिक्षकों से कहा है कि छात्रों को केवल तकनीक आधारित समाधानों पर निर्भर रहने के बजाय मानवीय मूल्यों की भी समझ होनी चाहिए। गूगल और AI का उपयोग करते हुए आत्मसंतोष नहीं बल्कि जिज्ञासा बनाए रखें। छात्रों को धर्म, ईमानदारी और वैकल्पिक ऊर्जा जैसे विषयों पर भी जागरूक किया जाना चाहिए। स्टालिन ने शिक्षकों से रचनात्मक सामग्री बनाने की सोच को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया पर शिक्षकों द्वारा किए गए नवाचारों की भी सराहना की। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। उधमपुर और किश्तवाड़ जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। उधमपुर में डूडू बसंतगढ़ इलाके में हुए मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल हुआ है। सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को ढेर कर लिया है। वहीं किश्तवाड़ में शुक्रवार शाम को खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन शुरू हुआ और अब तक 3 आतंकियों को घेरा गया है। सेना का कहना है कि मुठभेड़ अभी भी जारी है। सुबह सुबह सुरक्षा बलों को आतंकियों के पीछे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और पुलिस ने मिलकर सर्च अभियान शुरू किया। आतंकियों ने भी जवाबी गोलीबारी की, जिसमें एक जवान घायल हो गया। सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है और आतंकियों को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। यहाँ शुक्रवार शाम से ही आतंकियों के खिलाफ अभियान शुरू हुआ है। खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके की कई घंटों तक तलाशी की। रात करीब 8 बजे मुठभेड़ शुरू हुई और अभी भी गोलाबारी जारी है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर और किश्तवाड़ दोनों जगहों पर आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। उधमपुर में फंसे आतंकियों का संबंध जैश-ए-मोहम्मद से होने का अनुमान लगाया जा रहा है। झारखंड में कुर्मी समाज का आंदोलन तेज हो गया है और इसका सबसे बड़ा असर ट्रेनों पर दिख रहा है। एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर धनबाद मंडल में ट्रेनों का आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। धनबाद पटना इंटरसिटी और बरवा डीही गोमो मेमू पैसेंजर को रद्द कर दिया गया है। हटिया खड़गपुर पैसेंजर और हटिया वर्धमान मेमू पैसेंजर भी बंद कर दी गई है। वहीं धनबाद अल्पुजजा एक्सप्रेस और 54 एक्सप्रेस को डाइवर्ट रूट से चलाया जा रहा है। अचानक ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को स्टेशन पर
भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुर्मी समाज ने पहले ही आंदोलन की चेतावनी दी थी। आंदोलनकारी रेल ट्रैक जाम करने की तैयारी में थे, लेकिन अब तक सोनुवा रेलवे स्टेशन पर उनकी मौजूदगी नहीं दिखी है। हालांकि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सोनुवा रेलवे स्टेशन को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। स्टेशन और आसपास की सड़कों पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके। कुर्मी समाज का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन की वजह से न सिर्फ रेलवे की रफ्तार थम गई है, बल्कि यात्रियों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही हैं। अयोध्या से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने शहर के एक निजी गेस्ट हाउस में चल रहे देह व्यापार गिरोह का खुलासा किया है। देर रात हुई छापेमारी में पुलिस ने गेस्ट हाउस मालिक गणेश अग्रवाल और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी के दौरान 11 लड़कियां पकड़ी गई हैं, जो अलग अलग कमरों में मौजूद थीं और पुलिस को देख भागने की कोशिश करने लगीं। हालांकि बाहर तैनात महिला पुलिसकर्मियों ने सभी को पकड़ लिया और थाने ले जाया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया है कि प्राथमिक जांच में ये बात सामने आई है कि लड़कियों को बिहार और गोरखपुर से लाया गया था। इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई ने अयोध्या शहर में सनसनी फैला दी है और स्थानीय स्तर पर बड़ी चर्चा का विषय भी बन गया है। राजस्थान के उदयपुर जिले में एक नए परिसंचरण तंत्र के चलते बीते 24 घंटे में अति भारी बारिश दर्ज की गई है, जिसमें मावली क्षेत्र में सर्वाधिक 117 मिलीमीटर बारिश हुई। चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों में भी भारी बारिश दर्ज की गई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। शहर के देहली गेट, फतवापुरा, बापू बाजार, सौभागपुरा और आरटीओ रोड जैसे इलाकों में तेज बारिश के चलते जल भराव की स्थिति बनी हुई है। ट्रांसपोर्ट नगर के पास पैसिफिक यूनिवर्सिटी मेन रोड पर भारी पानी से कई कारें पानी में डूबी नजर आईं। इस बारिश का असर मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता के कारण दक्षिण राजस्थान तक पहुंचा है। 6 सितंबर में पहली बार मानसून फिर सक्रिय हुआ है, जिससे शाम को मौसम पलट गया और कई स्थानों पर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार 22 सितंबर तक भरतपुर, कोटा, उदयपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं बीकानेर और जोधपुर संभाग में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई गई है। चूरू में अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने इंदौर के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अमय खुरासिया को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बीसीसीआई ने उन्हें शेष भारत टीम का कोच नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के साथ ही खुरासिया मध्य प्रदेश से ये पद पाने वाले पहले प्रशिक्षक बन गए हैं। आपको बता दें कि अमय खुरासिया ने 30 मार्च 1999 को श्रीलंका के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया था और भारत के लिए अपनी आखिरी वनडे 2001 में श्रीलंका के खिलाफ खेली थी। उन्होंने 12 वनडे मैचों में 149 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 57 रन रहा। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अमय खुरासिया का करियर बेहद सफल रहा। उन्होंने 119 मैचों में 40.80 की औसत से 7,304 रन बनाए, जिसमें 21 शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं। प्रथम श्रेणी में उनका सर्वोच्च स्कोर 238 रन रहा। वहीं लिस्ट ए क्रिकेट में उन्होंने 112 मैच खेले और 38.6 की औसत से 3,768 रन बनाए, जिसमें 4 शतक और 26 अर्धशतक शामिल हैं। खुरासिया ने मात्र 17 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू किया था। खास बात यह रही कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पहले उन्होंने यूपीएससी परीक्षा भी पास की थी। ग्रैमी अवार्ड विनर और नेशविल सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम के मेंबर मशहूर सॉन्ग राइटर ब्रेट जेम्स का विमान हादसे में निधन हो गया है। वो 57 वर्ष के थे। उत्तरी कैरोलिना में एक विमान दुर्घटना का शिकार हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिरस SR-22T विमान 18 सितंबर को फ्रैंकलिन के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विमान में 3 लोग सवार थे और किसी की जान नहीं बची है। संघीय उड्डयन प्रशासन ने इस हादसे की पुष्टि की है। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड अब इस घटना की जांच कर रहा है।
हादसे के बाद संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। ब्रेड जेम्स को संगीत की दुनिया में उनकी शानदार लेखनी के लिए याद किया जाता है। उन्होंने कैरी अंडरवुड के लिए जीसस टेक द व्हील और काउबॉय कैसानोवा जैसे हिट गाने लिखे। इसके अलावा केनी चेस्नी के व्हेन द सन गोज डाउन और आउट लास्ट नाइट, डेकर्स वेंटले के आई होल्ड ऑन, जेसन एल्डियन के द ट्रुथ और रेस्कल फ्लैट्स के समर नाइट्स जैसे गाने भी उनके नाम जुड़े हैं। आपको बता दें कि जेम्स का करियर 1995 में अपने पहले एल्बम से शुरू हुआ था। वे धीरे धीरे नेशविल के सबसे सम्मानित गीतकारों में शामिल हो गए। 2020 में उन्हें नेशविल सॉन्गराइटर्स हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई। उनका निधन संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया।